गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम सुनील मिश्रा है। मेरे इस चैनल का नाम है फिजिक्स ओनली चैनल। आज से इस चैनल की मैं शुरुआत कर रहा हूँ और मेरा उद्देश्य है उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनको अगर कहीं से कुछ मदद नहीं मिल रही, कहीं समझ में नहीं आता है, तो मैंने फिजिक्स को बहुत आसान भाषा में जो डेरिवेशन है उनको इस वीडियो में मैंने डाला है। सबसे पहले मैं कक्षा 12वीं के लिए यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। यूनिट 1 का नाम है यूनिट 1 स्थिर वैद्युत से संबंधित है, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चों, इस अध्याय में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये स्थिर वैद्युत इसको बोला क्यों गया है, इस यूनिट का नाम स्थिर वैद्युत क्यों है। तो देखिए, स्थिर वैद्युत का मतलब है कि ऐसा विद्युत जो स्थिर है यानी कि जिसको प्रवाहित नहीं किया गया है। स्थिर वैद्युत का मतलब ये होता है जो प्रवाहित नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम उस विद्युत को किसी वायर में फ्लो करें तो फिर वो क्या बन जाता है, धारा विद्युत बन जाता है, जिसके बारे में हम अध्याय 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। अध्याय 3 में तो मध्य प्रदेश बोर्ड, एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये चैनल बहुत उपयोगी रहे, क्योंकि मैं हिंदी भाषा में मैं समझाऊंगा और अगर इंग्लिश में जो कंटेंट होगी मैं उसको यहाँ पे साइड हेडिंग में लिखूंगा भी, जो आपको समझ में आए। सबसे पहले देखिए, थेल्स नाम के वैज्ञानिक थे। शुरुआत ही यहाँ से होती है। थेल्स नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने आज से 1500-1600 साल पहले की बात है कि उन्होंने एक प्रयोग किया था। अंबर और बिल्ली की खाल, अंबर और बिल्ली की खाल दोनों के बीच उन्होंने घर्षण कराया था। और घर्षण जब उन्होंने कराया, या उनको अचानक ही ये घटना दिखी होगी कि दोनों के बीच में घर्षण होने पर उस घर्षण के कारण दोनों में ही आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया। इसको उन्होंने नाम दिया था घर्षण विद्युत। और अंबर को उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जो हम सुनते हैं, जिसकी खोज जे थॉमसन ने किया था, लेकिन वास्तव में वहाँ पे वैज्ञानिक थेल्स ने एक छोटी सी घटना को उन्होंने एक बड़े खोज में बदल दिया। ये एक उनका छोटा सा प्रयास था कि जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इस घटना को नाम उन्होंने दिया था इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत। तो घर्षण विद्युत क्या हुआ, क्योंकि विद्युत की जो शुरुआत हुई वो घर्षण से ही हुई। ठीक है, अब विद्युत का मतलब यहाँ पे ये था कि कुछ ऐसा वहाँ पे उत्पन्न हुआ, कुछ ऐसा उधर पे इन्वेंट हुआ जिसके कारण आकर्षण का गुण आ गया और प्रतिकर्षण का भी गुण आया। तो वो जो खोज थी वो थी चार्ज, यानी कि जिसे हम आवेश कहते हैं। ठीक है, बिल्ली की खाल यानी कि फर और अंबर के बीच में घर्षण कराया। घर्षण कराने से अंबर में एक आवेश आ गया और बिल्ली में भी एक आवेश, बिल्ली की खाल में भी एक आवेश आया। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम पेन को सूखे बालों में रगड़ते हैं कुछ देर के लिए और उसको धूल के कणों से टच कराते हैं तो धूल के कण उसमें चिपक जाते हैं, या कंघी को बालों में चलाकर कोई भी प्लास्टिक की चीज़ को अगर हम बालों में रगड़ेंगे, या स्वेटर ठंड के समय हमारे शरीर के रोम से टच होता है तो उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। तो वो भी जो घटना है वो घर्षण विद्युत से ही प्रेरित हुई है। तो वो बाद में फिर और भी प्रयोग किए गए, लेकिन थेल्स ने सबसे पहले ये खोज की कि घर्षण विद्युत क्या होता है। दो अलग अलग पदार्थों को आपस में रगड़ने पर यानी घर्षण कराने पर उनमें आवेश उत्पन्न होता है। वो आवेश उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, विद्युत उत्पन्न होने की घटना है। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद विलियम गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया। इन्होंने फिर और कुछ ऐसे प्रयोग किए कि जैसे रेशम और कांच के बीच में घर्षण कराया। तो इनको भी आपस में घर्षण कराने पर कांच में एक चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज,
रेशम में नेगेटिव चार्ज। इसके बाद उन्होंने रबर और कांच के बीच में घर्षण कराया, ठीक है। इसी प्रकार एबोनाइट और रबर के बीच में घर्षण कराया। इस तरीके से अलग अलग पदार्थों के बीच में घर्षण करा करके चार्ज को उन्होंने क्या किया, प्रोड्यूस किया। तो इस घटना से ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी भी कोई चीज़ होती है, नहीं तो पहले पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ होती है। विलियम गिलबर्ट ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाकर एक खोज की और उन्होंने ये भी आगे बताया कि आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है। आवेश के दो प्रकार हैं। पहला ये होता है धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। धनावेश और ऋणावेश ये कैसे पता चला कि कौन सा धनावेश है कौन सा ऋणावेश है? जैसे कि मान लीजिए कांच और रेशम के बीच में घर्षण करा है। कांच की एक छड़ को रेशम से घर्षण कराकर इसको आपस में रब करके रगड़कर कांच की छड़ को यहाँ पे लटका दिया, ठीक है। और कांच की एक और छड़ लिया उन्होंने, कांच की एक और रॉड लिया, इसको भी रेशम से घर्षण कराकर टांग दिया। तो क्या देखते हैं कि दोनों को जब आपस में लेके आते हैं पास में, तो दोनों एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं। दो कांच की छड़ों को रेशम से घर्षण कराकर, जैसा कि थेल्स ने कहा था, विलियम गिलबर्ट ने कहा था, तो विलियम गिलबर्ट ने एक प्रयोग किया कि दोनों को घर्षण कराकर के रेशम से, क्योंकि देखिए दोनों एक ही टाइप के प्रकार, एक ही पदार्थ हैं, कांच की छड़ें, ये अलग है। घर्षण विद्युत, दो अलग अलग पदार्थों को घर्षण कराने से विद्युत उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर दो एक जैसी कांच की छड़ें, यानी कि अगर कांच में धनावेश आएगा कांच की एक छड़ में, तो दूसरी में भी आएगा, क्योंकि दोनों को कांच रेशम से ही घर्षण कराया गया। तो अभी हम ये नहीं कहते हैं कि इसमें धनावेश है इसमें ऋणावेश है, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। मान लिया कि इसमें ऋणावेश आ गया रेशम में। उन्होंने ये देखा कि जब एक ही पदार्थ रेशम से घर्षण कराकर कांच की छड़ों को लटका दिया गया, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इससे ये पता चला उनको कि कुछ तो ऐसा है, मतलब कि इनमें कुछ ऐसी चीज उत्पन्न हुई है जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कोई बल लगा रहे हैं। ये किसके कारण आया? आवेश के कारण, ठीक है, आवेश के कारण ये हुआ कि इन दोनों में आवेश है, आवेश आ गया क्योंकि रेशम से घर्षण करा है, इसलिए आवेश आ गया। अब दोनों में एक जैसा आवेश है क्योंकि दोनों को रेशम से घर्षण कराया गया। दोनों को पास में लाने पर दोनों एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं। इससे उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि कांच की दोनों छड़ों को जिनको रेशम से घर्षण कराया गया है, ये दोनों एक दूसरे को रिपल्स कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं। इसका मतलब दोनों में एक ही आवेश है, दोनों में एक ही प्रकार का आवेश है, ठीक है। दोनों कांच की छड़ों में एक ही प्रकार का आवेश है, ये क्लियर हुआ। और रेशम में अलग होगा क्योंकि वो अलग पदार्थ है, ठीक है। एक और प्रयोग किया कि उन्होंने एबोनाइट की छड़ लिया, दो एबोनाइट की छड़ लिया उन्होंने और इसको फर से घर्षण कराया, ठीक है। दोनों को फर से घर्षण कराए तो इनमें भी एक जैसा कोई चार्ज आएगा। मैं बता देता हूँ आपको कि फर में आएगा धनावेश और एबोनाइट में आएगा ऋणावेश, ठीक है। अब देखिएगा, जब इसमें आया धनावेश इसमें ऋणावेश दोनों में आया, तो अभी ये चीज़ आप एक भूल जाइए कि इसमें ऋणावेश है, दोनों में कैसा आवेश है। लेकिन उन्होंने क्या शो किया कि ये दोनों को फर से घर्षण कराने पर
ये दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, जैसा कि यहाँ हो रहा था वही चीज़ हो रहा है, प्रतिकर्षित। ठीक है, तो ये इस घटना से उनको ये पता चलता है कि ये दोनों में एक जैसा आवेश है, इसीलिए ये प्रतिकर्षित कर रही है। अब चेंज करते हैं, इधर पे एबोनाइट की छड़ को लेके जाते हैं कांच की छड़ के पास, यहाँ पे लटका देते हैं एबोनाइट की छड़। ठीक है, एबोनाइट, और इधर पर कांच की एक छड़ जो यहाँ से हटा है वो उसको यहाँ ले गए, कांच की छड़। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये दोनों एक जैसे पदार्थ से घर्षण कराया गया था, तो शायद इसलिए इनमें एक जैसा आवेश होगा, इसलिए दोनों प्रतिघर्षित कर रहे हैं। और यहाँ पे भी ऐसे सेम, क्योंकि दोनों को फर्श से घर्षण कराया गया। अब इनको बदल देते हैं, कांच की छड़ को एबोनाइट के पास, और ये एबोनाइट की छड़ को कांच के पास, और यहाँ पे कांच की छड़ को एबोनाइट के पास ले गए। तो क्या देखते हैं कि दोनों में आकर्षण होने लगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। इस प्रयोग के आधार पे उन्होंने ये बोला कि दो अलग अलग पदार्थों से घर्षण कराने पर दोनों में अलग अलग प्रकार का आवेश आया। दो एक जैसी छड़ें थी, इसलिए प्रतिकर्षण हो रहा था, यानी दोनों में एक जैसा आवेश था। लेकिन जब दोनों कांच और एबोनाइट को चेंज किया गया तो आकर्षण होने लगा। इसका मतलब इसमें अलग आवेश है, इसमें अलग आवेश है। ठीक है, तो इसलिए आकर्षण होने लगा, क्योंकि दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात नोट करिएगा, दो विजातीय आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। ठीक है, विजातीय यानी कि दो असमान आवेश अलग अलग, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, और दो सजातीय आवेश, सजातीय आवेश यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, परस्पर क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। समझ में आया? दो एक जैसे आवेश प्लस प्लस और या तो माइनस माइनस अगर है, जैसे कि प्लस प्लस थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे और दोनों को अपोजिट कर दिए, एक प्लस और एक माइनस, तो आकर्षित करेंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। तो ये प्रैक्टिकल के बाद फिर उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन उत्पत्ति का सिद्धांत बना। इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखिए, इसमें यह है कि कांच और रेशम में की बात करें तो कांच में पॉजिटिव और रेशम में निगेटिव है। क्यों है ये समझिएगा। तो देखिए क्या होता है, कांच और रेशम की छड़ को घर्षण कराएगा। ठीक है, कांच और रेशम के बीच में घर्षण कराया गया, फ्रिक्शन कराया गया, रब किया गया। ठीक है, दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। तो चूंकि ये घटना इसलिए हो रही क्योंकि दोनों अलग पदार्थ हैं, इसलिए और कुचालक हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा कि घर्षण विद्युत किसके लिए है, घर्षण विद्युत की घटना दो कुचालक पदार्थों के बीच होती है। के बीच होती है। ठीक है, चालकों में नहीं होगी, क्योंकि चालक होगा, कंडक्टर होगा, अगर मेटल होगा तो आप मान लीजिए कि घर्षण कराने पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न भी हो रहे होंगे, लेकिन इसलिए नहीं देखेगा ऐसा क्योंकि वो चालक है। वो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कि वो आपको उसमें हम उसको माप सकें, मेज़र करके देख सकें कितना है। वो तो बहुत कम होती है क्योंकि घर्षण के कारण हुई। तो वो अगर चालक होगा तो उसमें फ्लो हो जाएगी, वो दिखेगी ही नहीं। तो इसीलिए कुचालकों में कोई भी कुचालक पदार्थ जो रहता है नॉन मेटेलिक, उसमें क्या होता है कि वो जहाँ पे घर्षण कराया गया वहीं पे रहता है करंट। जैसे देखिए कांच की छड़ है, इस भाग में घर्षण कराए रेशम से और यहाँ से, तो जो आवेश उत्पन्न होगा ना इन दोनों के बीच में,
वो इसी पोर्शन में होगा, यहीं पे होगा, ये पूरे में नहीं होगा। जब पूरा भाग घर्षण कराएंगे तो पूरे में होगा। जैसे पेन है, पेन को हम सूखे बालों में रगड़ते हैं तो इसमें घर्षण केवल यहीं आएगा और वो इधर पे ही रहेगा, वो एक जगह। अगर हमने उसको यूज़ किया, जैसे कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के बीच या धूल के कणों के बीच, तो वो उसमें धूल के कण चिपक जाएंगे, आकर्षण हो गया, थोड़ी देर बाद वो आकर्षण खत्म हो जाएगा। यानी ये वैद्युत जो है वो क्षणिक है, क्योंकि इतने ज़्यादा मात्रा में, इतने ज़्यादा अमाउंट में उत्पन्न नहीं हो रहा है। ये आवेश बहुत कम होता है और ये किसमें होता है? कुचालक पदार्थों में होता है और पूरे भाग में फैलता नहीं, क्योंकि कुचालक। तो देखिए कांच, ये सिद्धांत ये है, कांच और रेशम को घर्षण कराया तो कांच और रेशम को घर्षण कराने पर कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चले गए? रेशम। कांच से इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं। एमिट का मतलब होता है, एमिट का मतलब होता है उत्सर्जित होगा। कांच से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए यानी निकले और ये किसमें चले गए? रेशम में। तो चूंकि रेशम में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो रेशम इलेक्ट्रॉन किस टाइप के रहते हैं? निगेटिव टाइप के, ठीक है, ऋणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलकर रेशम में चले गए, इसीलिए रेशम जो है वो निगेटिव टाइप का हो गया इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण। इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हो गया इसलिए हो गया ऋणात्मक, और कांच से इलेक्ट्रॉन निकले हैं इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। विलियम गिलबर्ट ने जो प्रयोग किया, थेल्स के प्रयोग को आगे बढ़ाया, उसके आधार पे आपको हमने आवेश क्या है, आवेश के बारे में समझाया। आवेश जो है वो जिस जगह पर होगा, जैसे कि धनावेश है किसी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पे है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये अपने चारों तरफ एक स्फेरिकल फॉर्म में एक फील्ड बनाएगा, क्षेत्र बनाएगा, स्फेरिकल फील्ड, यानी कि गोली क्षेत्र बनाता है, ठीक है। वृत्ताकार नहीं बनाएगा, गोली क्षेत्र बनाएगा। जैसे कि आवेश बीच में है तो उसके चारों तरफ एक वृत्त, काल्पनिक वृत्त बनेगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की, देखिए मैं बात कर रहा हूँ विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं। देखिए क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? पहले तो आवेश आया, अब आवेश अगर कहीं पर है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनेगा। जैसे कि कहीं पर टावर लगाया गया है, तो टावर, मोबाइल टावर, उसकी प्रकृति ये है कि वो क्या करता है, सिग्नल को एमिट करेगा यानी उत्सर्जित करेगा, और एक रिसीवर होता है, तो रिसीवर से क्या करता है, इससे एमिट करता है, और रिसीवर से क्या करता है, ये तरंगों को कलेक्ट करेगा। एक रहता है उत्सर्जक और एक होता है कलेक्टर, संग्राहक। तो टावर की क्वालिटी ये है कि ये तरंगों को छोड़ने और ग्रहण करने का काम करता है, सिग्नल को। तो उसका भी एक रेंज होगा ना, कि 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का रेंज होगा, उसी रेंज में वो काम करता है, उसके बाहर वो उसका नेटवर्क नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे एक आवेश रखा है तो वो एक काल्पनिक गोलीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रेषित करेगा, तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती हैं, ठीक है। ये क्षेत्र रेखाएं इस धनावेश से बाहर की ओर जाएगी। ये ध्यान रखिएगा कि अगर धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं। अब ये क्षेत्र रेखा क्या है, देखिए जो क्षेत्र बना हुआ है उसकी भी एक इंटेंसिटी है, उसकी एक तीव्रता है कि वो धनावेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बाहर करता है, तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, ठीक है। ये बाहर की ओर निकलती हैं इस क्षेत्र के, और ये जो पृष्ठ बना है उस पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स, जो मैं आगे फिर बाद में वीडियो बताऊंगा विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स जो है ये सभी बल रेखा जो बाहर निकल रही है क्षेत्र रेखाएं, उनकी संख्या को बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर मूविंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो
आप ये ध्यान रखिए कि अगर कोई धनावेश यहाँ पे है तो उससे क्षेत्र रेखाएं बाहर क्यों निकलती है। दूसरी बात ध्यान रखना है, अगर कोई ऋणावेश यहाँ पे है तो उसका भी एक काल्पनिक पृष्ठ होगा, गोली पृष्ठ, उसकी ओर क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेगी। ठीक है, ऋण आवेश की ओर बल रेखा प्रवेश करती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ना वो किस तरफ होगा, ऋण आवेश की ओर, और धनावेश का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की ओर होगा, और उसका एक रेंज होगा वो यहीं तक होगा, जहाँ जितना इसका मैग्नीट्यूड है, जितना इसका परिमाण है आवेश का, उसके हिसाब से आवेश का परिमाण ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इनके जो गुण हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है कि ये खुला वक्र बनाती है, क्योंकि दो आवेश एक दूसरे से जुड़े नहीं है, स्वतंत्र है, ये मुक्त होते हैं, इसीलिए खुला वक्र बनाती है। जैसे कि प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, इससे बल रेखाएं बाहर निकलती है, इससे बल रेखाएं बाहर निकलती हैं और इसमें प्रवेश करती हैं। ठीक है, इसलिए इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है कि ये दोनों जुड़े हुए हैं तो एक बंद वक्र बनाए, तो इसीलिए हमेशा एक खुला वक्र बनाती हैं। और अगर एक हम डायपोल लेते हैं, जिसके बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा, तो उसमें क्या होगा, ये दोनों डायपोल, दोनों आवेश हैं वो एक दूसरे के नज़दीक होंगे मिनिमम डिस्टेंस 2l पर, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके आगे वाले वीडियो हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है, उसी के आधार पर आगे के जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो, ये मेरा पहला वीडियो था इसलिए मैंने प्रयास किया। अगले वीडियो में आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। कोशिश करूँगा मैं कि इंग्लिश में भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, हिंदी वालों को तो प्रॉब्लम होगी नहीं, और आप अपनी सुझाव दें, अगर कुछ कमियां हों तो मैं उनको पूरा करने की कोशिश करूँगा। नमस्ते।